हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आज ग्रेविटेशन का, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में ज़रूर डालते हैं भी। छोटा सा तो चैप्टर ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बट बात करें कंसेप्ट की तो बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है भाई। मैंने देखा PYQ पीछे के कि थोड़ा से चीज़ों को ऐसे घुमा रखा है भाई, तो बड़े ध्यान से चीज़ें एक एक को आप समझोगे तब क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। बड़े आसान तरीके से मैंने शॉर्टली नोट्स बनाए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बस उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, देखो ग्रेविटेशन चैप्टर ही है। तो केपलर के 3 लॉ थे यहाँ पे, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ मैंने नहीं लिखी, बस बताऊंगी कैसे। केपलर फर्स्ट लॉ इसने लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऐसे शॉर्टली आ सकता है अभी स्टेट में, कि लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताया था। अभी ऑर्बिट में मतलब जो सभी जो प्लेनेट होते हैं अराउंड द सन घूमते हैं, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए इसका जो केपलर फर्स्ट लॉ उसको जाना जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से। ठीक है, सेकंड लॉ ने लॉ ऑफ एरिया के बारे में बताया था। इसने बताया था कि इक्वल जो टाइम होता है, मतलब टाइम सेम लेंगे तो इक्वल एरिया ट्रेवल करते हैं भी। जैसे उसने एक दूसरी साइड लिया था, एक साइड पॉइंट, तो एक ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, एक ने कम में, तो ये उनका दोनों का एरिया बराबर था, क्योंकि एक पास था जिसकी स्पीड ज़्यादा थी। मतलब सन के पास से निकलता है कोई भी प्लेनेट तो उसकी स्पीड फास्ट होती है, और दूर से निकलेगा तो उसकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, बट एरिया देखे दोनों का टाइम सेम था, तो एरिया दोनों का क्या मिला, सेम। किसने बताया था? केपलर सेकंड लॉ ने। ठीक है, जिसको लॉ ऑफ एरिया ही बोलते हैं। थर्ड लॉ के ऊपर पहले भी स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ था। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब इसने एक फॉर्मूला दिया था भाई, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻3। R मीन्स रेडियस, T फॉर टाइम। तो इसके ऊपर पता है क्या था? ऑप्शन ऐसे थे, T² होता है R⁻3, तो मुझे यहाँ से स्क्वेयर खत्म करना हो तो दोनों साइड में 1/2 लगा दूंगी, 1/2, तो ये बन गया T और R⁻3/2। अब ऑप्शन में 3/2 दे रखा था भाई ऐसे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखो, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻3, ऐसे होता है रिलेशन। बट थोड़ा सा इसको घुमाओ तो ये इतने तो भाई MSc कर चुके, BSc कर चुके, टीचर बनने वाले हो, मतलब थोड़ा सा इस तरह चीज़ों को घुमाए तो पहचान सकते हो, निकाल सकते हो ये वाले। तो ये स्टेट में ऐसे ये वाला थर्ड लॉ आया हुआ था भी, केपलर थर्ड लॉ, ये वाला T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻3। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब इन यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है, तो सारे आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स के अंदर कोई भी हो, आपस में सारे ग्रह हैं, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हम सब ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी है धरती पे, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है भी। ठीक है, और ये फोर्स ये वाला होता है वो, पर महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत वीकेस्ट फोर्स होता है भाई, वीक फोर्स होता है, वरना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब चिपक ही जाए सारी चीज़ें, बट वीक फोर्स होता है। इफेक्ट कम देखने को मिलता है, लॉन्ग रेंज होता है, दूर तक काम करता है। ग्रह कितने एक दूसरे से दूर है, वहाँ तक भी इसका इफेक्ट होता है, तो लॉन्ग रेंज है। बट इसका जो अट्रैक्टिव है मतलब फील कम होता है, क्योंकि ये मतलब वीक फोर्स है थोड़ा सा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू G m1m2/r²। दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास हो गया, G कांस्टेंट रख दिया, R दोनों के बीच का सेपरेशन। जैसे कि दो मास लूँ मैं, इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो आपस में फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स? G कांस्टेंट, इसका मास डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। दूर होंगे तो कम होता जाता है फोर्स, और जिसका मास ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा होता है। G क्या होता है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कांस्टेंट नाम से कांस्टेंट है, बट इसका यूनिट भी है क्या? इसको G के इधर वालों को इधर लेके जाओगे तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशंस फॉर्मूला भी है क्या? m-1 L3 T-2। डायमेंशंस फॉर्मूला यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 3 भी डाल देते हैं, तो इसका मैं करवा चुकी यूनिट, वो देख लेना। या मैंने निकाल के इसलिए नहीं दिखाया, वहाँ मैंने कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब टुवर्ड द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कह रहे अभी धरती है ना, हर किसी को अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, हर चीज़ को अपनी तरफ, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगता है। कोई भी चीज़ है उसको धरती अपनी साइड खींचती है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी पुल किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द बॉडी, mg। जैसे मैं बोलूँ एक ऑब्जेक्ट है, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ
खींच रही तो कितने फोर्स से खींचेगी, mg से। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये वाला फोर्स लगाता है mg लगता है, और इधर से ग्रेविटेशनल जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हमने वो कितना होता है Gmm/r²। m से बॉडी का मास m कट गया तो g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू होगी Gm/r²। ठीक है, और ये g की जो वैल्यू आई Gm/r², ये क्या ड्राइव कर सकते हैं इससे हमें, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे, फील्ड होता है किसी का क्षेत्र, ग्रेविटी मतलब मास। जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है वो अपना चारों तरफ जहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है ना, तो एक फील्ड बनाता है भी, जिसको बोलते हैं मास की वजह से जो फील्ड बना ग्रेविटेशनल फील्ड। और क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो तो क्या फॉर्मूला होता है, जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, जो g है वो वेरी करता रहता है भाई। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर जगह नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। तो चेंज कैसे होती है, देखो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है हाइट भी, धरती से जितनी हाइट पे जाएंगे, जैसे सरफेस है यहाँ तक रेडियस आर थी और यहाँ से मैं h ऊंचाई पे जाऊँ तो g की वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरी करती है। कैसे करती हो, g डैश, यहाँ पे जो g डैश मिलेगा वो होगा जो सरफेस पे यहाँ g था इंटू में 1 - 2h/r। h है ये हाइट, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइट नहीं, ये डेप्थ आएगा भाई, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ होता है गहराई में, जैसे कि ये अर्थ का सरफेस था तो d में गहराई में चली गई इधर पूरा, यहाँ से ये रेड वाला ये अर्थ है तो ये वाली रेडियस r थी, और r रेडियस से अंदर की तरफ डेप्थ में गई तो g की वैल्यू चेंज हो जाती है। कितनी चेंज हुई, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 - d/r। ठीक है, इस पे परसेंटेज में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार डेप्थ दे के हाइट दे के पूछ लेते हैं भी g बताओ कितनी g की वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट सेंटर, सेंटर g इज इक्वल टू, ये सेंटर का मतलब ये d यहाँ तक चला जाएगा तो d और r इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पुट करोगे तो g की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, आगे आगे जो जो बढ़ेंगे टॉपिक, बड़े कंसेप्ट के साथ आप उनको समझोगे, ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आते भी। लास्ट में मैं सारे PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तब देखना किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं भी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेप, ये कह रहा है अभी धरती पूरी गोल नहीं है, अब गोल नहीं है तो शेप जो उसकी इलिप्स टाइप शेप है उसकी वजह से भी जी वेरी करता है। जैसे इधर पोलर की साइड ये वाली रेडियस कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से फॉर्मूले में हमने देखा जी इज इक्वल टू Gm/r²। r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r ज़्यादा जी कम, r कम जी ज़्यादा। तो यहाँ देखो r कम है, रेडियस कम है, तो यहाँ पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू इक्वेटर। इक्वेटर से पोल की तरफ ऐसे जाएंगे ना तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि आर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये वाला भी डाल देते हैं कई बार। अब देखो इंटेंसिटी, सबको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, कितना फोर्स लगा सकता है पर यूनिट मास। कोई फील्ड है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे दूसरे मास को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, उस पर कितना फोर्स लगा सकता है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी इंटेंसिटी को। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, अभी हमने पढ़ा Gm/x² या r², तो Gm/1x तो कट ही जाएगा, ठीक है, बाई इंटेंसिटी आ गई Gm/, अच्छा ये मास है, ये मास कितना की फोर्स पर यूनिट मास है, तो एक फोर्स की वैल्यू क्या होती है Gmm/x², तो एक कम कट गया ना इससे, तो Gm/x² बच गया इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट मास। ठीक है, हर जगह चेंज हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेते हैं पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि वहाँ चार्ज का रोल होता है, यहाँ मास का रोल है, तो वर्क पर यूनिट मास। फॉर्मूला तो सेम ही है, बस ये क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सभी को पता होगा पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या बना, वर्क का होता है Gmm/r, तो मास से डिवाइड कर दो तो V का फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का -Gm/r। ठीक है, बस यहाँ तक तो था बेसिक। अब देखो धीरे धीरे शुरू होती हैं चीज़ें कैसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल को मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू क्या थी, Gm/r, एक मास हो रहा गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया Gmm/r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं उसकी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन के लिए है नेगेटिव साइन। तो अब देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और ये फॉर्मूला बन गया, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ½ mv²। v की वैल्यू पुट करोगे और r में ही निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gmm/r।
टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को जोड़ोगे एलसीएम लोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का Gm/2r। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है सभी को, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का वही फॉर्मूला, डिफरेंस है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो मैंने यहाँ लिख दिया और टोटल एनर्जी बराबर होते हैं, बस क्या साइन आ गया, नेगेटिव। यहाँ से देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी का डबल किसके इक्वल है, पोटेंशियल की। ये दोनों चीज़ें बस दिमाग में अपने पुट कर लो, ठीक है, हो गया रिवाइज। ओके आगे चलो। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी बॉडी के बाहर, जब कोई हैवी बॉडी के बाहर कोई लाइट बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। जैसे ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली रिवाइज करती इन एन ऑर्बिट अराउंड द कंपेरेटिव विद लार्ज बॉडी। अब लार्ज बॉडी के चारों तरफ कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो क्या बनती है, सैटेलाइट। दो टाइप की होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचर से मिलती हैं, और आर्टिफिशियल जो कितनी लॉन्च कर चुके इंसानों के द्वारा लॉन्च होगी, छोड़ देते हैं जो ऑर्बिट में सैटेलाइट, वो होती है आर्टिफिशियल, ठीक है। हाँ, अब सैटेलाइट हैं, गोल गोल घूमती हैं अपने ऑर्बिट में, तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती होगी। तो देखो अब कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो कौन सा फोर्स लगता है वहाँ, सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, सेंटीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा, दोनों के पास मास है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, Gmm/r²। दोनों बराबर होंगे तभी घूम सकती है, m से m कट गया, एक r से r कट गया, तो ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल स्पीड है किसी भी सैटेलाइट की, वो आगे भी Gm/r का रूट, v² है ना, v निकालोगे तो इधर रूट लग जाएगा, Gm/r, याद रख लेना ये फॉर्मूला, Gm/r, ओके। क्योंकि आगे एक एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसका 2Gm/r आएगा, देखना कंपैरिजन मैंने अभी बता दिया था कि चीज़ें अभी भी याद हो जाएं, साथ साथ याद करवा रही हूँ, वहाँ ये 2 का फैक्टर लग जाएगा, सेम फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड मतलब कोई भी सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिट में स्पीड का फॉर्मूला आ गया, आर पे डिपेंड करता है, जिसका ऑर्बिट की आर जितनी होगी उसकी वेलोसिटी, देखो आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका आर छोटा पास होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और आर जो जो बढ़ता गया उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। इसीलिए जो सन वगैरह के पास में सैटेलाइट है उनकी स्पीड फास्ट होती है, दूर जाते जाएंगे वो स्लो स्लो मूव करते हैं भी, ठीक है, अपने ऑर्बिट में। जिसका ऑर्बिट बड़ा है ना, धीरे चलते हैं वो, इस फॉर्मूले से। मान लो कि कोई सैटेलाइट बिल्कुल अपने इस पे क्लोज है, अर्थ के पास पास जा रही है, तो यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, आर सरफेस के पास जा रही तो मतलब रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे। तो तीनों वैल्यू पुट करेंगे ना तो उसकी वैल्यू फिक्स, कई बार एग्जाम में पूछी गई भी है, एचटेट में 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है। अब बच्चे पता है क्या, कई बार तुक्का मारने लग जाए तो उनको लगता है कि सेम यूनिट आती होगी, मीटर पर सेकंड वाली मिलेगी, या किलोमीटर है तो हावर आना चाहिए। ध्यान रखना, ऑर्बिटल स्पीड में किलोमीटर पर सेकंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड कब है ये स्पीड, जब अर्थ के पास से कोई सैटेलाइट निकलती तो इस स्पीड से चलती भी, ठीक है, होगी याद ये भी। ओके चलो नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी। टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितनी, सर्कल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होती है, 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रख दो, बस टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं भी अर्थ है उसके पास से कोई सैटेलाइट निकले, सैटेलाइट बिल्कुल पास से, तो किस वेलोसिटी से निकलती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से। तो टाइम कितना लेती है, टाइम भी बता दो, तो 84.6 मिनट लेती भी, जब पास से निकलती है तो 84.6 मिनट, ठीक है, जब बिल्कुल क्लोज से कोई सैटेलाइट निकले अर्थ के क्लोज से। ओके, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, भी सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में घूम रही, कितनी एनर्जी है उनके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ ना, अब जो जो आगे बढ़ते हैं बस जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम में वो टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट हो गए, उठाए तो पीछे से भी जाते हैं बट ज़्यादा मोस्ट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की अभी हमने निकाली थी, क्या थी, माइनस का Gmm/r, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है मास, अर्थ का मास स्मॉल m, बॉडी का मास r, जिस ऑर्बिट में घूम रही उसका रेडियस। काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ mv² होता है वैसे v की वैल्यू पुट करोगे, ऑर्बिट की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, रूट Gm/r, पुट करते ही ये बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या बना, Gmm/2r, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल एनर्जी, टोटल क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा नेगेटिव में, ठीक है।
बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग का मतलब होता है जो उनको बाइंड करके रखती है। ऑर्बिट में घूम रही तो कोई ऐसी भी चीज़ जो उनको बाइंड करके रखती है वो आराम से घूम पाते, वरना तो वो चले जाएं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी का ये कह रहा है इतने एनर्जी से उसको बाइंड कर सकती है, इसको दोगे तो ये एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्या बन जाती है, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखो भी सैटेलाइट पढ़ रहे हैं तो ये सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, बता देती हूँ मैं। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी से नाम पता चल रहा है मतलब एक फिक्स, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं इसको। एक होती है पोलर सैटेलाइट, पोल होते हैं ना ऊपर, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे, तो जो अर्थ के ऐसे इक्वेटर की तरफ से घूमती वो होती है जियो स्टेशनरी, और जो पोल की साइड से ऐसे घूमती वो होती है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। ये रिवॉल्विंग एट ए डेफिनेट हाइट, इनकी स्टेशनरी का नाम इसलिए तो स्टेशनरी पड़ा है, इनकी हाइट डेफिनेट होती है भाई, यहाँ लॉन्च करनी तो वहीं एक फिक्स सी हाइट होती है इनकी, ठीक है। पोलर का मतलब जा तो पोल के साइड रहे बट हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये देखो जैसे अर्थ है तो इधर इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर की साइड घूमेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये अर्थ है और उसके पोल ऊपर होते हैं ना दोनों, तो पोल की साइड ऐसे ऐसे घूमेंगे, वो कौन से होते हैं, पोलर सैटेलाइट। हाइट देखो इनकी हाइट 36,000 किलोमीटर अबोव द इक्वेटर, इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर पे से लॉन्च करते हैं, और टाइम लेते हैं 24 आवर। अर्थ कितना लेती है, खुद के अबाउट घूमने में, सूरज के चारों तरफ भी घूमती है और अबाउट इट्स आउन एक्सिस भी ऐसे घूमती है। 24 घंटे लेती है, ये भी 24 घंटे लेता है भी देखो, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड इसकी कितनी होती है, भी बिल्कुल पास है, मतलब जो जितने टाइम में धरती घूम लेती है अपने चारों तरफ उतना ही टाइम लेता है, तो सीधी सी बात है स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कितनी स्पीड, इतना जल्दी घूमता है तो स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। अच्छा, इनकी देखो 500 से 800 किलोमीटर होते हैं, कितना टाइम लेते हैं, मात्र 100 मिनट। पास है तो सीधी सी बात है स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा है तो कितना टाइम लेते हैं, स्पीड ज़्यादा तो टाइम तो कम ही लगेगा, 100 मिनट में अपना चक्कर पूरा लगा देते भी। एंड लास्ट इज स्केप स्पीड। स्केप स्पीड क्या होती है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वहाँ तक ऑब्जेक्ट, हम ऊपर कोई चीज़ को फेंकते हैं वो धरती की तरफ आ जाती है, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड तक तो कोई चीज़ वापस आ जाती है, कोई उस फील्ड को अगर कोई चीज़ पार कर जाए तो वापस आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो चला गया। तो जो वो स्पीड से उस चीज़ को, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को उस स्पीड से फेंको कि ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, वापस ना आए, तो जिस स्पीड से उसको फेंक कर वापस ना आए उसको बोलते हैं स्केप स्पीड, ठीक है। देखो मिनिमम स्पीड, वो उसकी मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, फेंकते हैं उसको फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से, शो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, बस आगे उसके पास तो आज़ादी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस करते कौन खींचेगा, कौन उसके ऊपर अब इफेक्ट लगाएगा, किसकी वो मानेगी, नेवर रिटर्न टू इट्स साउंड, खुद से वापस नहीं आ सकती। तो जिस वेलोसिटी से फेंका कि यहाँ पार कर जाए तो वो उसको बोलते हैं स्केप स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैंने बताया था ना पीछे ऑर्बिटल का gm/r होता है, इसका डबल लग जाता है, तो इसके वेलोसिटी डबल तो नहीं बोल सकते क्योंकि रूट के अंदर है, डबल तो वो होती है भी gm/r, उसका था 2 लग जाए, ये तो रूट के अंदर है तो √2 टाइम है भाई इसकी, ठीक है। रिलेशन पूछ लेते हैं कई बार, मैंने लिख भी दिया, देखो जो इसके वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम होती है क्योंकि रूट है ना अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था भाई, हो गया। ओके, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट पेज का, बस आगे क्वेश्चन लिख रखी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में तो वैसे बता चुकी, जी की वैल्यू से निकालते हैं हम, स्मॉल जी बताता है कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है कहाँ तक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है gm/r के, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर तो खत्म हो गया, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है। कैसे, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड escape वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास पे डिपेंड नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, हम कैसे मान लें, क्योंकि ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है gm/r का रूट, ठीक है। मास ऑफ बॉडी है क्या, कहीं ये मास अर्थ वाला है, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का कहीं मास नहीं है। ऐसे ही इसके वेलोसिटी में क्या था 2gm/r, कहीं ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम आया क्या, नहीं है। तो दोनों वेलोसिटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, छोटा मास हो बहुत बड़ा मास हो, ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी सेम हो सकती दोनों के लिए। ओके, हो गया याद, चलो आगे। कोई सैटेलाइट वन ऑर्बिट टू अनदर ले जानी हो भाई, एक ऑर्बिट है, हमें वही सैटेलाइट दूसरे ऑर्बिट में भेजनी है, तो टोटल हमें एनर्जी हमेशा कमज़ोर रहती है, ध्यान रखना, टोटल एनर्जी तो कमज़ोर रहेगी, एनर्जी ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, ये तो वन फॉर्म टू अनदर चेंज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है भाई
फर्स्ट ऑर्बिट था, जैसे मैं इस ऑर्बिट से इसमें लेके जाऊँ किसी सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ, तो इसमें उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थी और इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थी, दोनों बराबर रहते हैं। तो मैं पूछूँ भाई यहाँ से यहाँ ले जाने में कितनी एनर्जी हुई, तो फाइनल में कितनी बची हुई है ये और इनिशियल में कितनी थी, दोनों का माइनस कर देंगे, वो तो बीच में ही लगी है। जैसे मैं कहूँ कि इसकी एनर्जी 10 जूल थी, यहाँ पे 8 जूल है, 2 कहाँ गई यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो माइनस कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, दूसरी एक चीज़ और नोट की, जो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव का मतलब होता है जैसे -10 जूल थी टोटल या पोटेंशियल, यहाँ जाके वो होगी -8 जूल, तो बढ़े या घटे, नेगेटिव में नंबर कम हुआ तो सीधी सी बात है बढ़ा है, ये -8 इज ग्रेटर देन -10। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंक्रीज होती हैं अदर ऑर्बिट में जाए तो, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। काइनेटिक क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि ये ऑर्बिट से दूर गई, और जितना दूर जाता है ऑर्बिट इधर से इसके सेंटर से, उतना ही उसका वेलोसिटी कम होता जाता है, और वेलोसिटी कम दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, वी कम काइनेटिक एनर्जी कम, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, और टोटल एनर्जी का डिफरेंस से भी हम निकाल सकते हैं, लॉन्च करने में यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना एनर्जी लगा। ठीक है। स्टेट 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई, वो देख लो। डेंसिटी दे रखी थी, डेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, रेडियस जिसका ए था, एक सॉलिड स्फीयर था, रेडियस ए, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नोट ए बाई आर दे रखी थी, जिसमें रो नोट डेंसिटी है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जैसे ये वाला सेंटर से ये आर है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर मान लो, इसकी बात हो रही है बाहर वाले सर्कल की, दिख रहा है क्या। हाँ, और ए तो अंदर वाले का ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस ए है, बाहर वाले का स्मॉल आर। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो भाई, फील्ड का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल पढ़ा था, क्या था, G इज इक्वल टू GM/r², यही तो था ग्रेविटेशनल फील्ड का, ड्यू टू इट्स सेंटर, सेंटर से यहाँ निकालो भाई, मास तो इतना ही है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो ये स्फीयर है अंदर, जिसके पास मास है इसका, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बना बाहर, तो उसकी वैल्यू निकालो GM/r², ये बड़ा फॉर्मूला लग गया। तो देखो डेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, रेडियस a गिवन दिस, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर विल बी। ओके, स्फीयर के पास मास है जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है GM/r², बट r की वैल्यू दे रखी है 2a, इसमें कहाँ 2a दे रखी है, एक सेकंड रुको भी, ये मैंने कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा तो नहीं लिख दिया। 2020 का मेरे पास पेपर है, इसमें देख लेती हूँ इंफॉर्मेशन। ओहो, इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन में, देखो ये रहा, इसमें ही पढ़ लेते हैं। देखो, डेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ए है, डेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, अंदर वाले का ए है भाई, डेंसिटी दे रखी ये रो नोट डेंसिटी है, मतलब ये वाली एट द सरफेस पे, एंड आर डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर स्मॉल आर। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना ड्यू टू दिस स्फीयर एट ए डिस्टेंस 2a डिस्टेंस पे, 2a कितना, ये a है, 2a का मतलब इसका डबल ऊपर कहीं। ठीक है। फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से 2a डिस्टेंस पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है बस। तो ये थोड़ा सा मैंने फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सेंटर लिख के छोड़ दी मैंने। ठीक है। ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस 2a डिस्टेंस पे निकालना, बस यहाँ लिख दिया, कोई बात। ठीक है। 2a का मतलब देखो, ये फॉर्मूला होता है r के लिए। अब हमें r का मतलब जितनी दूर निकाले, कितनी दूर निकालना, 2a, तो इस r की जगह हो जाएगा 2a। तो बात रहेगी सिर्फ मास की, मास नहीं दे रखा कहीं, मास किसका, स्फीयर का, कहाँ तक 0 से a तक, इसका मास चाहिए मुझे, इसका। इसने डेंसिटी दे रखी बड़े स्फीयर की, ये बस मेन कंसेप्ट है, समझ लो। बड़े स्फीयर की डेंसिटी दे रखी है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकालें हम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, बाहर वाले का, डेंसिटी किसकी, बाहर की, बट मुझे तो अंदर वाले की डेंसिटी चाहिए, मतलब डेंसिटी हो तो मैं मास निकाल दूँ। तो इसका मास निकालने के लिए अंदर वाले वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, अंदर वाले वॉल्यूम को, क्योंकि अंदर वाले वॉल्यूम में उतनी डेंसिटी इसकी होगी तो मास एग्जैक्ट निकल के आएगा भाई। कैसे, जैसे देखो,
पहले मास कैलकुलेट करो। हम जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास पर इंटू वॉल्यूम, तो वो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में डेंसिटी सेंटर टू आर दे रखी है, हमें चाहिए ए तक, क्योंकि अपने वाला जिसका स्फीयर है ना 0 से ए उसका दे रखा है रेडियस। मास हमें सेंटर से ए तक निकालना है। रो डेंसिटी है वो जो कि स्मॉल आर तक है। देखो जो स्मॉल आर तक बाहर वाला स्फीयर है उसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4πr² dr। वॉल्यूम तो उसका ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि डेंसिटी उसकी है, पहले मास की फॉर्म में तो निकालो उसका। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रख दी बाहर वाले की, वॉल्यूम रख दिया। बट हमें तो ये चाहिए नहीं, बाहर वाले स्फीयर का नहीं चाहिए, हमें अंदर वाले का चाहिए। तो लिमिट रखो 0 to a। अंदर वाला जो स्फीयर है उसका 0 to a है, बस ये लिमिट रख दो ताकि मास आ जाए अंदर वाले का। बस सिंपल सोल्व कर लो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, इधर जो ये बच गया भाई आर का क्या होता है इंटीग्रेशन r²/2, लिमिट रख दो a। तो बस ये सोल्व करते ही मास आ गया, मास आ गया अंदर के स्फीयर का। बस फिर तो फॉर्मूले में पुट करना है, बस मेन फंडा ये था भाई समझने का। इसने डेंसिटी दे रखी बाहर स्फीयर की, बाहर वाले की काम नहीं थी अंदर वाले की। अंदर वाले का मास चाहिए था, तो डेंसिटी और बाहर वाले का वॉल्यूम यूज करके इंटीग्रेशन से हमने अंदर वाले का, क्योंकि लिमिट अंदर वाले की पुट की, तो मास क्या आएगा अंदर वाले का। बस फिर तो अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया और सीधा ही जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो रिपीट होता है, स्टेट 2023 में आया हुआ था। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट, जिसकी बात कर रही थी भाई कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी लॉन्च करने में सैटेलाइट को, जिसका मास m है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट ऑफ मास m है, जिसका रेडियस r है, सर्कुलर ऑर्बिट में एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2r पे, r पे पहले ये r था और इसका एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ की 2r हाइट दे रखी, यहाँ लॉन्च करना है, यहाँ से यहाँ 2r ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं टोटल एनर्जी क्या रहती है हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर हाँ ये बस कंसेप्ट समझ लो, मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे डिफरेंस होती है लॉन्च में जो एनर्जी यूज हुई। 2 पॉइंट यहाँ पे मेन है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। यहाँ ऑर्बिट अगर मैं ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट तो उसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहाँ भी वो घूमेगा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोनों का डिफरेंस ही आ जाएगा। मान लो कि यहाँ सैटेलाइट है रेस्ट में, मैं लिए बैठी हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ लॉन्च करना है, अब वो यहाँ रेस्ट में तो काइनेटिक कितनी 0, ओनली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है, तो यहाँ तो दोनों में से और पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा। ये मेन फंडा। यहाँ देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर उसने बताया नहीं कि ऑर्बिट में घूम रहा है, रेस्ट में, वो यहाँ खड़ा था बैठा था कुछ भी लगाओ रेस्ट में था, यहाँ से यहाँ लेके गए, तो यहाँ तो टोटल एनर्जी होगी उसके पास, घूमेगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक 0 है। रूल नंबर 1 देखो, सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहा है और दूसरे में लेके जाना है तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, तो कौन सा यूज़ करोगे, दोनों जगह घूम रहे हैं, बाहर की टोटल एनर्जी अंदर की माइनस कर दो, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी किसमें लॉन्चिंग में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का gm/2r। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर सैटेलाइट पहले से रेस्ट में जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, फिर उसको भेजना है तो हमेशा इनिशियल की तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रखोगे तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल बचेगी, क्योंकि काइनेटिक 0 क्यों v0 है, तो बाहर वाले की तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों टोटल हैं और अंदर वाले की काइनेटिक 0 तो सिर्फ पोटेंशियल है भाई। अब लगा दो अपने फॉर्मूले में, देखो पहले वो r पे थी, पहले आर पे थी तो पोटेंशियल काइनेटिक तो 0 होगी, पोटेंशियल कितनी उसके पास gmm/r। बाहर वाले की टोटल देखो, बाहर वाले के टोटल का फॉर्मूला आर तो ये है 2r, ये 3r बन गया ना, तो फॉर्मूला क्या होता है gmm/2r होता है, आर की जगह क्या रखेंगे हाइट 3r, तो ये हो जाएगा 6r। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस माइनस कर दिया, बाद में तो माइनस ही करना, कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट 2 रूल थे, दोनों के ऊपर क्वेश्चन काम करते हैं भी, हर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे अगर रूल समझ आ गया तो। अभी पिछला ही था 24-25 वाला, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करने का बुक में यही एक मेरा टारगेट था भाई कि एक कंसेप्ट सिखा दूँ, हज़ारों क्वेश्चन कैसा भी घुमा दो फिर एग्जामिनर, ठीक है, आसानी से निकाल लोगे। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड इक्वल टू, देखो स्पीड इक्वल टू क्या दी उसकी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इस्केप्स वेलोसिटी, इस्केप्स वेलोसिटी से उसकी स्पीड थी हाफ, जहाँ वो घूम रहा था, कहाँ घूम रहा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं भी, r पे था 2r पे था 3r पे था, फ्रॉम द अर्थ से। इफ द सैटेलाइट इज सडनली स्टॉप, घूमते घूमते को एकदम रोक दिया सडनली इन द ऑर्बिट के अंदर, एंड अलाउ टू फॉल फ्रीली इन टू द अर्थ, और अर्थ पे फ्रीली फॉल कर रहा है, द स्पीड एट विच फॉल करेगा तो सरफेस से टकराएगा, तो करेक्ट वो जब हिट करेगा अर्थ को तो किस वेलोसिटी से करेगा, बस इतनी पूछिए।
देखो सैटेलाइट घूम रहे हैं, आर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तो काम की है। उसने क्या दिया, जो वो घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड है ना वो इस्केप स्पीड की आधी है, ये बात उसने दी है तो लगा दो। इस्केप स्पीड क्या होती है 2gm/r और ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है gm/r। दोनों बराबर दे रखी, बराबर रख दो, कटते उनको काट दो, यहाँ से रिलेशन आ गया r = 2r। इसका मतलब अभी वो 2r में घूम रहा है जहाँ उसको स्टॉप किया गया था, ठीक है। अब स्टॉप कर दिया, वेलोसिटी होगी 0, तो इसका मतलब काइनेटिक तो है नहीं, सिर्फ उसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी gmm/2r, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हम उसको वापस लेके आएंगे बाहर, तो उसके पास रोक दिया तो पोटेंशियल है, अंदर वो अंदर जहाँ हिट करेगा तो भी वहाँ तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है। तो ये तो बाहर वाले की है और अंदर वाले की काइनेटिक कितनी 1/2 mv², और पोटेंशियल तो वो आर पे, पहले देखो बाहर किस पे था, अभी हमें पता चला वो 2r पे था, और यहाँ हिट करेगा तो ये कितनी आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी gmm/r इसकी हो जाएगी। बाहर वाले की कितनी है gmm/2r, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है gmm/r, ठीक है। आर इज रेडियस, 2r है तो 2r रख दो, आर है रेडियस तो आर रख दो। सिंपल, हमें v तक पहुंचना, इनको इधर ले आओ, बस 2m को उधर ले जाओ, v की वैल्यू तक पहुंच दो, कैलकुलेशन तो कर ही दोगे भाई, ठीक है। मेन था इसका कंसेप्ट जो मैंने बता दिया। अब PYQ दिखाती हूँ भाई, भर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के पहले से कमेंट्स थे कि मैम PYQ हैं वो तो साथ करवा दो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ रख दो चैप्टर के साथ में। पिछले में मैंने पूरा चैप्टर करवा के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ करवाए भी, ताकि वैसे तो तुम करोगे नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो ताकि। तो अभी मैंने देखा उसको तो बच्चे देख ही नहीं रहे, और जो थ्योरी प्लस PYQ वाली वीडियो अलग थी, थ्योरी वाली जैसे अभी करवाई, उसको काफ़ी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख नहीं रहे, तो फिर करवाने का क्या फ़ायदा हुआ भाई, फिर तो अपने आप कर लेना चाहिए तैयारी। तो मुझे बता दिया करो भाई, कमेंट्स में ज़रूर डाल देना कि अलग से रखूँ या ना रखूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, या जैसे थ्योरी करवा के साथ में 2-4 करवा दूँ, तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड इक्वल टू हाफ इट्स मैग्नीट्यूड, इसके ये तो अभी मैंने करवाया भी 2024-25 वाला पेपर है, देखो आया हुआ क्वेश्चन, ये मैंने करवा दिया, ठीक है। 2000 अगला है 23 का, 23 वाला भी मैंने शायद एक ही क्वेश्चन था इसमें, एक तो पक्का आता है, या दो हैं भाई इसमें, ठीक है। देखो एक तो ये रहा, ये कह रहा है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बताओ, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन अर्थ का मूव अराउंड द ऑर्बिट। तो सेंटीपिटल देखो, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, तो एफ का फॉर्मूला होता है ma, तो यहाँ से a को कंपेयर करो, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया v²/r, तो v की वैल्यू क्या होती है r ओमेगा, तो a = v की जगह रख दो r² ω², नीचे कौन है r, एक r से एक r कट गया, तो ये बच गया r ω²। टाइम में दे रखा है तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t, तो यहाँ रख दो r 2π/t का स्क्वायर, तो ये बन गया 4π² r/t का स्क्वायर, ये आंसर है, इसमें दे रखा है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, तो ये आंसर है भाई इसका डी, 4π² r/t², ठीक है। 2023 वाले में 2 क्वेश्चन डाल रखे थे भी, सिंपल ही था ये, तो बताओ इसमें क्या था, और एक ये मैंने करवा दिया भाई, एक ऑर्बिट से दूसरी आर पे था, 2r एल्टीट्यूड है नॉट रेडियस, ये ध्यान रखना, r से 2r और ऊपर, मतलब टोटल जो रेडियस हुई ना बाहर वाले की वो 3r होगी, ये मैं करवा चुकी, मैंने अभी करवाए हैं, तो 2 क्वेश्चन आ रखे थे भी इसमें। अगला देखो, ये पता नहीं कौन सा है, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ देखो, 2 प्लेनेट हैं, हम सेम मास सेम दे रखा दोनों का, ईच प्लेनेट हैज ए कांस्टेंट डेंसिटी बट डेंसिटी ऑफ प्लेनेट 2 इज ट्वाइस, दूसरे की पहले वाले से दुगनी है भाई। देखो मास सेम दे दिया, डेंसिटी अलग दे दी, इस बात से क्या समझे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो सेम है, इसका मतलब डेंसिटी अलग है तो वॉल्यूम भी क्या है अलग, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर के केस में 4/3 πr³, इसका मतलब r अलग है दोनों की, r क्या है डिफरेंट है दोनों के, और r डिफरेंट होते ही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब चेंज हो गया, ठीक है। कहाँ गए, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड, ये कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, उसको प्लेस कर दिया उस पर सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है u1 की पहले वाले की वजह से और दूसरे प्लेनेट की वजह से इस पर कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले r का रिलेशन निकालो भाई, मास सेम है तो मास सेम रख दो दोनों का, देखो कैसे मैं बताती हूँ। अगले ने दे दिया 2 प्लेनेट हैं और मास दोनों का सेम है, बट डेंसिटी क्या दी, फर्स्ट की डेंसिटी डबल है सेकंड से, ये रिलेशन दे दिया भाई। यहाँ एक मास का m का रख दिया, ऐसे मानो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है m मास के ऑब्जेक्ट के लिए दोनों के लिए,
ठीक है। तो देखो डेंसिटी दे दी, मास सेम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर इंटू वॉल्यूम। तो मास सेम है तो दोनों का मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसके इक्वल रख दो, डेंसिटी इन वॉल्यूम फर्स्ट का सेकंड का। मास बन गया नहीं, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इन वॉल्यूम, तो मास बराबर है तो डेंसिटी फर्स्ट की वॉल्यूम फर्स्ट का, डेंसिटी सेकंड की वॉल्यूम सेकंड का बराबर रख दो। तो ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ यूज करोगे डेंसिटी 1 ट्वाइस है सेकंड का, इंटू में V1 डेंसिटी सेकंड की इंटू V2, इससे ये कट गया तो 2V1 इज इक्वल टू आ गया V2, और V का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर फर्स्ट का क्यूब बराबर है R सेकंड का क्यूब। ये रिलेशन बन गया अभी यहाँ से, ठीक है। मतलब एक का रेडियस दूसरे की फॉर्म में निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से अब 1/3 पावर कर दो भाई, R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R1 इज इक्वल टू आ गया 1/3 पावर लगाएंगे दोनों साइड, तो ये तो फ्री हो गए, 1/3 से 3 कट गए, बट इसके ऊपर तो 1/3 रहेगी, ये नीचे आएगा इधर, तो 2 की पावर 1/3, ये रिलेशन निकल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का Gm1m2 बाई क्या होता है R, तो R दोनों की रख दो, बस एक का निकालो फर्स्ट का निकालो तो R1 लिख दो, हमें तो रेशियो निकालना है, सेकंड का निकालोगे Gmm/R2, ये तो कट ही जाएंगे, और R1 की जगह इसका ये रिलेशन रखोगे R2 भी कट जाएगा, तो न्यू 1 और न्यू 2 में हमें क्या ढूंढना था, रिलेशन ढूंढना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ही रहेगा भाई, ये 1 की पावर 2 की पावर 1/3 ना, उसकी वैल्यू होती, देखो न्यू 1 इज इक्वल टू इतनी और न्यू 2 आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बैठते हैं। देखो कंसेप्ट समझ में आने के बाद मतलब क्वेश्चन आराम से आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुकी हुई अभी भी, मैंने पिछली उसमें ही करवाया था। ये बॉडी ड्रॉप हाइट से गिराई जाती है ग्राउंड पे, इस स्पीड से गिरती है, तो वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन, ये तो मैं हर बार बताती हूँ, वर्क का टोटल वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट वर्क कौन सा टोटल होना चाहिए। नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ अट्रैक्ट लग रही, तभी तो टकराएगा अर्थ से, तो नीचे की तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर उसको एयर फ्रिक्शन खींच रहा है, तो टोटल वर्क नीचे का mgh माइनस एयर फ्रिक्शन जो हमें निकालना है, किसके इक्वल रखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ऊपर तो रेस्ट में था छोड़ा, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी, और नीचे कितनी, हाफ mv², वी की दे रखी है, इसको यूज़ करके वर्क एनर्जी रिलेशन को और निकाल लेना, ठीक है। हाँ ये मैंने करवा दिया। एनर्जी स्फेरिकल सेल की इतनी है, उसका अगर रेडियस हाफ कर दें तो एनर्जी हो जाएगी डबल, क्योंकि आर होता है नीचे, और आर की जगह R/2 रखोगे 2 जाएगा ऊपर, एनर्जी के फॉर्मूले में आर नीचे होता है, आर की जगह R/2 रखोगे, नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो एनर्जी फिर क्या होगी, डबल होगी, रेडियस हाफ करते एनर्जी होगी डबल, ठीक है। एक और था भी इसमें क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये मैंने अभी उसमें हाईलाइट के रखा था ना, इसके वेलोसिटी मास की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, इसके वेलोसिटी हो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो मास पे डिपेंड नहीं करती, तो 0 पावर पे डिपेंड करती हुई, ये तो करवा दी मैंने PYQ, ठीक है। ये तो हो गए क्या, PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रख रखे थे मैंने। अब मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओगे भी अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रखनी है, या मैं साथ ही कुछ भी करवा दूँ, साथ में जो भी 4-5 करवाने इंपॉर्टेंट भी अलग से रखेंगे, सीधी सी बात, ज़्यादा लेके आऊँगी भाई, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन साथ कराऊँगी तो 4-5 में निपटाना पड़ेगा, तो बता देना भाई, उसको बच्चों ने देखा नहीं तो मुझे थोड़ा सा बैड सा फील हो रहा है फिर, तो क्यों करवाएं फिर अलग से। ये देखो अलग से फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जब इसके अंदर रखेंगे तो Gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी का Gmm/r वो भी माइनस का, टोटल एनर्जी का माइनस का Gmm/2r, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रही हूँ, ट्राई करना इसको। ए पार्टिकल ऑफ मास m सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल ऑफ सेम मास रेडियस a है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड a/2 पे निकालना, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी डिस्टेंस पे, पूरा रेडियस a है और हमें a/2 मतलब अंदर अंदर निकालना, तो क्या आंसर आएगा इसका कमेंट में बता देना मुझे, और खुद सोल्व करना भी, ठीक है। देखो, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the planet of mass m, भी सरफेस है अर्थ का, कैपिटल M रेडियस r है, वहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, किसमें 2r पे लेके जा रहे हैं, एल्टीट्यूड 2r, हाइट देर की 2r नॉट रेडियस, ये नहीं कि बाहर वाले ऑर्बिट का रेडियस हो 2r ना, सरफेस से 2r डिस्टेंस है, तो बाहर वाले का कितना बनेगा रेडियस 3r, तो ये तो वही है अभी करवाए, JEE मेंस में आए वो भी, JEE और नीट वाले ही डालते हैं मोस्टली, ठीक है। देखो इस तरह से आ सकता भी, इस्केप स्पीड बॉडी की फॉर्मूला क्या था, इस्केप स्पीड का 2 वाला था ना, 2 Gm/r,
फोर्थ, ठीक है। escape speed body from the atmosphere at a height r from the surface of the earth, भाई हाइट r पे लेके जा रही है अब की बात, ठीक है। तो किसके साथ मैच होगा, gm/r के साथ। escape speed of body from the satellite orbit at a height r from the surface of the earth, ठीक है। escape speed of body from a atmosphere हाइट अब की बार r/4 ले ली, तो r/4 नीचे r था उसकी जगह r/4 रख दो, ऊपर चला जाएगा, तो इसका ही फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। अरे मेरी तो बुक और फट गई है। एक क्वेश्चन और था भाई इसका, मैच ऑफ द फॉलोइंग का, दिख रहा है सही, हाँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, gmm/r। काइनेटिक एनर्जी का होता है gmm/2r। काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट सैटेलाइट हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये रहा gmm/4r। टोटल मैकेनिकल क्या होती है, gmm/2r, वो भी माइनस का, ठीक है। इस तरह से खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 4-5 लगाओगे, तभी देखना फिर फॉर्मूले भी सारे याद हो जाएंगे। एक जो बुक थी मेरे पास, कहाँ गई वो, ये इसमें, और मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे भी, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, सीरीज अपनी मेहनत करो भाई, बेस्ट टाइम है ये आप लोगों के लिए। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पे भेजने में मिनिमम एनर्जी कितनी होगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। पार्टिकल फॉल टुवर्ड द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी, से उसकी तरफ गिरा, इट्स वेलोसिटी ऑन द रीच ऑफ द अर्थ, किस वेलोसिटी पे से वो पहुंचेगा अर्थ सरफेस के ऊपर, निकालोगे। ये होमवर्क दे रही हूँ भाई मैं, प्रैक्टिस करना खुद। ए बॉडी है जिसके अटेन हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ ऑफ सरफेस, ठीक है, मतलब आर ऊपर ले गए, आर तो रेडियस हो गया अर्थ की, और आर और ऊपर लेके गए। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वाज प्रोजेक्टेड, तो वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। ये स्टेट में आया हुआ, मैंने उसमें दिखाया भी, इसके वेलोसिटी वो मास पे किस पे डिपेंड करती है, मास की कितने डिपेंड करती है, नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हाँ, एक ही ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस हाइट h इज इक्वल टू 3r है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई यहाँ से r से 3r पे लेके गया तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। सारे मैंने क्रीम वाले क्वेश्चन, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं भी, ठीक है। चीज़ें जितनी दिखती हैं आसान उतनी होती नहीं है, और मेहनत आप लोगों को लग रहा है कुछ भी नहीं, पेज पे तो पढ़ा रही, मेहनत बहुत हो जाती है भी। एक एक चीज़ को मैं ऐसे थ्योरी करवाने का फ़ायदा नहीं है भी, चैप्टर करवा दूँ रटो, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाती हूँ, बिल्कुल पॉइंट वहीं, कोई इधर उधर की नहीं भी, ठीक है। तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना, PYQ सारे एनालिसिस करके फिर थ्योरी पढ़ाती हूँ मैं भी। ये चीज़ काम की, ऐसे ऐसे पीछे उठाए गए पिछले 10 साल में, 5 साल में, इस तरह। एनर्जी रिक्वायर टू ए बॉडी मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट रेडियस 2r to 3r लेके गए भी, देखो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल एनर्जी बराबर होती है, बता दिया मैंने सब कुछ। यहाँ से यहाँ लॉन्च करने में कौन सी एनर्जी लोगे। इसके वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी की तो फिक्स वैल्यू मैंने बताई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल में क्या रिलेशन है ये मैंने बता दिया, √2 का फर्क आता है, किसके साथ जोड़ेगा वो तुम खुद देख लेना, ठीक है। ये सैटेलाइट है, इसके वेलोसिटी देखिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ़ ए सैटेलाइट इज लॉन्च एट ए 60 डिग्री, देखो जब इसके वेलोसिटी था, इसका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, 2g r, दो फॉर्मूले निकाले थे हमने, और दूसरा था 2gm/r। तो ये कहीं भी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो एंगल 60 डिग्री कर दिया तो क्या होगा, इसके वेलोसिटी तो सेम रहेगी, तो 11 थी ना, तो 11 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैंने करवा दी भी, और भी हैं अभी तो क्वेश्चन देखो, तो देखो केपलर का सेकंड लॉ था, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ, ये आ लिया क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट आने के चांस से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बताता है भी, कौन सा, केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करवाऊँ, साथ में ही करवा दूँ, आज की तरह बता दूँ, खुद निकालो कैसे क्या करना है भी, ठीक है। अब पूरी वीडियो वो तो देख ली बच्चों ने, दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली देख नहीं रहे, तो फिर प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो फिर तो अपने आप लोगों के पास बुक होगी, उसमें से कर लेना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जुड़े रहें, बहुत अच्छा होगा, पूरा यूनिट एक एक कंप्लीट ले रही हूँ मैं, और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं भी, किस तरह से अप्रोच होती है क्वेश्चन सोल्व करने की, मेरे हिसाब से तो बेस्ट करवाती हूँ भी। फिर भी कमी है तो बताओगे तो ही मुझे पता चलेगी भी कमी तो, ठीक है। थैंक यू, कमेंट जरूर करेंगे, आधा मिनट
आधा मिनट का टाइम निकाल लिया करो। ओके, और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।